खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं संभागवार खबरों की और शुरुआत करते हैं जयपुर से। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 लागू होने जा रहा है। क्या कुछ छूट रहेगी और कहां-कहां रहेगी सख्ती, बता रही हमारी सहयोगी दिव्या तिवारी। लंबे वक्त से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया है, जिसे अनलॉक 1 भी कहा जा रहा है। इन गाइडलाइंस में कई तरीके की छूट दी गई है, कई शर्तों के साथ कई चीजों में राहत दी गई है आम जनता को। लॉकडाउन 5.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन 3 फेज में खुलेगा। सरकार ने पहले फेज के तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, सैलून, रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में फिलहाल लॉकडाउन देखा जा रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही थी और ऐसे में सरकार ने इसे अब और ज्यादा बढ़ा दिया है। दूसरे फेज के तहत स्कूल, कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्य सरकारों पर छोड़ा है। जुलाई में राज्य सरकार इस पर फैसला लेंगे। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो कई रियायतों के साथ राहत तो दी गई है आम जनता को, लेकिन देश भर में मास्क पहनना भी जरूरी होगा। यानी कि सावधानी आपकी अपनी होगी कि कहां पर आप जा रहे हैं और कैसे आप खुद को सुरक्षित रखें, कैसे आप खुद का ख्याल रखें। वहीं जयपुर से ही एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारी सहयोगी दीपा बाफिला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ऐतिहासिक महापंचायत लगाई है, जिसमें सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने 3 घंटे तक मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और 14 जिलों के 14 सरपंचों के साथ चर्चा की। वहां के ताज़ा हालातों को लेकर मंथन किया और साथ ही उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश की। सीएम गहलोत ने 14 जिलों के 14 सरपंचों के साथ चर्चा की। इस दरमियान उन्होंने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लॉकडाउन अब खुल रहा है। कर्फ्यू वाले इलाकों के अलावा बाकी क्षेत्र धीरे धीरे खुलेंगे। वहीं सीएम ने अपील करते हुए कहा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने की अपनी आदत आप बना लें। वहीं अभी 15,000 टेस्टिंग रोजाना हो रही है और कुछ ही दिनों में ये क्षमता 25,000 हो जाएगी। हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य बनेगा जहाँ हर जिले में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा होगी। वहीं गहलोत ने आह्वान करते हुए कहा कि अभी थकने और रुकने का समय नहीं है। आपसे मैं बार बार कहना चाहूँगा, मुख्य रूप से अगर इसमें लापरवाही करी धीरे धीरे कि ये अगर आपने दूरी नहीं बनाए रखी, मास्क नहीं लगाया, हाथ नहीं धोए बार बार, तो तकलीफ हो सकती है। साथ ही गहलोत ने कहा कि सरकार हर गांव की समस्याओं की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं मनरेगा में राजस्थान हमेशा नंबर 1 रहा है और आगे भी मनरेगा में कोई समस्या नहीं होने देंगे। वहीं मनरेगा में समय सुबह 6 से 11 बजे तक करने के लिए केंद्र सरकार को भी लिखा जाएगा। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों को 21 दिन का एडवांस पेमेंट देने के लिए पीएम से आग्रह किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसे माना नहीं गया है। गहलोत ने टिड्डी अटैक को लेकर भी चिंता जाहिर की। और टिड्डी आई है कुछ जिलों में, 20 जिलों में अभी तो फसलें थी नहीं, इसलिए वो कम नुकसान किया। आने वाले वक्त में ये टिड्डियाँ बड़ा नुकसान कर सकती है। इसका भी हम ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार टिड्डियों पर कंट्रोल करें। और प्रधानमंत्री जी के साथ में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके हाथ हो रही है, आपके हाथ में बात हो रही है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री की जब वीसी हुई थी हमारे साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में, तब भी मैंने एक मांग उठाई थी कि राजस्थान और गुजरात में टिड्डियाँ आने लग गई है। इसके अलावा सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया और साथ ही आभार व्यक्त किया उन सभी का भी जिन्होंने लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। और जागरूकता लोगों तक पहुंचाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने धर्म गुरुओं का भी आभार व्यक्त किया। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में टिड्डी टेरर के चलते किसान हैं परेशान। टिड्डियों की धमक अब शहर तक भी। आज बीकानेर में भी बड़ी संख्या में शहर में देखी गई टिड्डी, तो वहीं डूंगरगढ़, लूणकरणसर सहित कई इलाकों में टिड्डियों की बड़ी संख्या में आवक दिखी। डूंगरगढ़ में तो एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। दरअसल यहाँ माकपा के विधायक
गिरधारी लाल भैया खुद थाली बजाकर टिड्डियां भगाते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हमें ये तरीके अपनाने पड़ रहे हैं और हमारे किसान को भी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही टिड्डियों को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि किसान इससे खासा परेशान है। लगातार 1 साल से पूरे प्रदेश में जब टिड्डियों द्वारा हमला किया जा रहा था, अभी तक सरकारों द्वारा टिड्डी मारने के लिए कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। इसलिए किसानों को स्वयं अपने स्तर पर पुराने तौर तरीके अपनाकर पिंपी और थाली बजाकर टिड्डियों को आगे अपने खेत से निकाल कर फसलों का बचाव किया जा रहा है। इधर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी बीकानेर के दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्होंने मोक्षधाम के लिए रोडवेज की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉकडाउन में जिन लोगों की मौत हुई थी उनके अस्थि विसर्जन के लिए ये बस सेवा शुरू की गई हैं। इसमें 90 से अधिक यात्री आज रवाना हुए। इस दौरान रोडवेज बीकानेर आगार की प्रबंधक इंदिरा गोदारा भी मौजूद रही। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर S4। हाड़ौती अंचल के किसानों का लगातार दूसरा दिन निकला टिड्डी टेरर के साए में। करीब 1 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े लाखों करोड़ों की तादाद में टिड्डियों के इस समूह ने लगातार दूसरे दिन कोटा में डेरा डाले रखा। इस दौरान ये टिड्डी समूह लगातार कोटा शहर के अलग अलग इलाकों में धमाचौकड़ी मचाता रहा और पिछले 1 हफ्ते से प्रभावी टिड्डी नियंत्रण के दावे कर रहे कृषि विभाग के फूटे ढोल की पोल भी खोलता रहा। हालांकि देर रात स्थानीय कृषि विभाग की टीमों ने किसानों की मदद से संसाधनों का इंतजाम करके इस पर छिड़काव करके टिड्डियों को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन इसमें ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। जानकार बता रहे हैं कि अब से करीब 27 साल पहले बूंदी जिले की हिंडोली में इस तरह का टिड्डी टेरर देखा गया था और करीब 2.5-3 दशक के बाद इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में टिड्डी समूह ने हाड़ौती में डेरा डाला है। अगर वो पौध को खा गई तो उस जगह दोबारा पौध भी पैदा नहीं होगा। और जो सब्जियां हैं हमारे कोटा शहर के आसपास में सब्जियां बहुत लगी हुई है, उन सब्जियों में अगर ये बैठ गई तो सब्जियों को पूरी चट कर जाएगी। इसलिए हमें भी थोड़ी सी इसको दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं जाके ये कहीं खेतों में नहीं बैठ जाए। टिड्डी टेरर के इस साए से शाम होने के बाद किसानों को मुक्ति मिली जब ये खबर मिली कि शाम करीब 5 बजे के आसपास चली हल्की आंधी और तेज हवाओं के बहाव के साथ ही कोटा जिले की सरहद को पार करके ये टिड्डी समूह चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से होते हुए शायद मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। चमल नदी को पार करते हुए हैंगिंग ब्रिज के रास्ते से इसने कोटा की सरहद को पार किया है। इस बीच विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने भी टिड्डी को लेकर के बने हालातों का रिव्यू किया और अधिकारियों को खासकर किसानों की खरीफ की पौध और सब्जी किसानों की सब्जी की खेती को बचाने के लिए प्रभावी रोकथाम के उपाय करने के निर्देश दिए। वहीं भरतपुर खबर की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक लवानिया। राज्य के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जताई है और आम जन से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए अपने घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, साथ ही मास्क लगाना भी ना भूलें। भरतपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने दोपहर को ही भरतपुर शहर में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए थे और कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर के कई इलाकों का दौरा कर आम जन से कर्फ्यू की पालना करने की अपील की। कर्फ्यू के दौरान दवाई की दुकानें, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, पानी सप्लाई, ATM, ई-मित्र आदि की दुकानें 24 घंटे खोलने की छूट दी गई है, तो साथ ही शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। इसके अलावा दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की छूट रहेगी। डीग रोड स्थित सब्जी मंडी और जामा मस्जिद सब्जी मंडी कर्फ्यू के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगी। नगर निगम क्षेत्र में जिन दुकानों को खोलने की अनुमति पहले से मिली हुई है, वे दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोली जा सकेंगी, लेकिन कोरोना से बचने के लिए जारी की गई गाइडलाइन की दुकानदार और ग्राहक को आवश्यक रूप से पालना करनी होगी। भरतपुर के अलावा कुम्हेर, कामा, रूपबास के कई इलाकों में भी संक्रमित मरीज मिलने से वहां भी कर्फ्यू लगाया गया है। भरतपुर जिले में वर्तमान में 200 से अधिक पॉजिटिव केस आ गए हैं और इसमें भी विशेषकर भरतपुर शहर में कल और आज में 40 से अधिक केस पॉजिटिव पाए गए हैं। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वापस
भरतपुर के पूरे शहर में, पूरे नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सख्ती से इसकी पालना सुनिश्चित कराई जाएगी। भरतपुर शहर कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है और एक के बाद एक लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने पूरे भरतपुर शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। भरतपुर जिले में अब तक 242 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जोधपुर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से प्रतापनगर क्षेत्र में अधिकांश मरीज आने के बाद वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो वहीं वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने आज प्रतापनगर क्षेत्र का दौरा किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रकाश राज पुरोहित के साथ नगर निगम आयुक्त सुरेश कुमार ओला, सीएमएचओ डॉक्टर बलोद मंडा सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से बात की, तो वहीं पुलिस मित्रों के साथ भी चर्चा की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान आमजन से अपील की कि वह कर्फ्यू और लॉकडाउन की सख्ती से पालना करे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता का भी पालन करे। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोरोना की संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सब लोग यहाँ पे आपकी इसको खुद की समस्या मानते हुए आप सब लोग काम कर रहे हो। हमारे एरिया को, खुद के एरिया को बचाना है और ये संक्रमण यहाँ पे जिस स्तर पे है उस स्तर पे ही रहना है, आगे नहीं बढ़ना। इस चीज़ को मानते हुए काम करो, बहुत अच्छा कर रहे हो। वहीं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से दी गई गाइडलाइन की भी सख्ती से पालना करवाए। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। करीब 70 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज लेक सिटी उदयपुर के हृदय स्थल फतेहसागर की पाल पर लौटी रौनक। कंटेनमेंट जोन से इस इलाके को बाहर किए जाने के बाद आज सुबह 7 से 10:30 और शाम 4 से 6:30 बजे तक घूमने वालों को दी गई अनुमति। यहां घूमने आने वाले लोगों के चेहरों पर दिखी खुशी, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तमाम मॉर्निंग वॉकर से की है अपील, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करना ना भूलें। लॉकडाउन के चलते पिछले 70 दिनों से उदयपुर की फतेहसागर पॉल पर वीरानी पसरी हुई थी। कंटेनमेंट जोन से इस इलाके को बाहर करने के बाद प्रशासन द्वारा पाल पर आज से घूमने वालों को परमिशन दी गई। आज सुबह से ही फतेहसागर की खुशनुमा आबोहवा में मॉर्निंग वॉक करने वाले और साइकिलिंग करने वाले लोग पहुंचे। करीब 2.25 महीने बाद जब पाल पर लोग पहुंचे तो नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करने वालों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। शहरवासियों ने कहा कि उन्हें बहुत ही सुकून मिला है कि इतने दिनों बाद वे फिर से फतेहसागर की पाल पर सुहाने मौसम का लुत्फ लेने और मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोग मुंह पर मास्क लगाकर इस पाल पर पहुंचे। प्रशासन ने सुबह 7 से 10 और शाम 4 से 6 बजे तक फतेहसागर की पाल पर लोगों को मॉर्निंग वॉक और घूमने फिरने की गाइडलाइन के अनुसार इजाज़त दी है। इस सब के अलावा लेक सिटी उदयपुर में आज भी कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला जारी रहा। आज दिन भर में कुल 9 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट है। इसके साथ ही साथ संभाग के विभिन्न जिलों से आए कोरोना सैंपल्स को जयपुर भेजा गया है। तकरीबन 1035 से ज़्यादा कोरोना सैंपल्स जयपुर में जांच के लिए भेजे गए हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का कहना है कि मोदी सरकार 2.0 ने बीते 1 साल में 70 साल के दंश को खत्म कर दिया। मोदी सरकार ने धारा 370 और 35A को खत्म किया। देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे नागरिकों के हित में नागरिकता कानून में संशोधन किया। 3 तलाक खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक बुराई से छुटकारा दिलाया। 2019 के 303 सीटों के बड़े जनादेश की और उस जनादेश की अनुपालना में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने भारत का मस्तक ऊंचा किया, स्वाभिमान ऊंचा किया, ऐसी सशक्त विदेश नीति के जरिए। लेकिन भारत के अनेकों बुनियादी मुद्दे जिसके आधार पर भारत को आगे बढ़ना था, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की सुविराट यात्रा में। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 31 मई से 6 जून तक हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव सप्ताह मनाएगा। यह उत्सव संघ के 6 उत्सवों में से एक है। प्रांत कार्यवाह
गेंदालाल ने बताया कि इस उत्सव के तहत प्रदेश में कई कार्यक्रम होंगे। 31 मई को उद्घाटन सत्र होगा। 1 जून को मैं हूं बाल शिवाजी सत्र होगा, जिसमें बच्चों को शिवाजी के बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 जून को मैं हूं जीजाबाई सत्र होगा। इसमें महिलाओं को जीजा माता के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में शनिवार को 12वीं और 10वीं बोर्ड कक्षा की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया। 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 18 जून से 30 जून के बीच होंगी। वहीं 10वीं की सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 29 जून और गणित की परीक्षा 30 जून को होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद शनिवार को बोर्ड ने टाइम टेबल जारी किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षाओं के दौरान पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। खबर चूरू से है, जहां राजकीय भर्ती अस्पताल में फायरिंग में घायल एक युवक का इलाज करने में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। घायल के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स ने घायल युवक के पेट में ही गोली छोड़ दी और उसे छुट्टी दे दी। युवक के पेट में गोली होने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज पूरे किए बगैर उसे अस्पताल से जबरन डिस्चार्ज कर दिया। परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाया। खबर झालावाड़ से है, जहां गरीब को मजबूरी देखने को मिली है। एक शख्स जिसके बैंक खाते में 6,500 रुपए थे, मगर कैश नहीं, और सिस्टम इतना बेपरवाह कि उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। लिहाजा टीबी का इलाज करा रहे इस शख्स को ऑक्सीजन पाइप लगाए हुए स्ट्रेचर पर ही ई-मित्र कियोस्क तक जाना पड़ा, ताकि बैंक खाते से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा निकाल सके। तो किसी ने रोका नहीं तेरे को वहां से आया जो? ई-मित्र पे आया था, काय के लिए आया है? प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 50 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ी है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बोरी धमोतर रोड पर नाकाबंदी कर रखी थी। इस बीच पकड़ लिया गया। नागौर कलेक्टर दिनेश कुमार यादव का कहना है कि जिले में अवैध खनन और अवैध बोरवेल के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खिमसर इलाके में 17 से 24 मई तक 4 अवैध बोरवेल मशीनें जब्त की गई। कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो अवैध खनन के लिए या अवैध बजरी निकासी के लिए या अवैध बार बार बोरिंग ट्यूबवेल्स के करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उदाहरण आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं बारा का, जहां रेला वन के पास करवरी गांव में मिट्टी की खुदाई के दौरान टीला ढह गया, जिसमें दबने से 2 युवकों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। खबर सिरोही के कालंदरी थाना क्षेत्र के फूंगणी गांव से है, जहां कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे इस व्यक्ति की मौत हो गई। ये 2 परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ है। पड़ोस में ही रहते थे, पुरोहित का परिवार था। तो झगड़े में मृतक ईश्वर सिंह पुरोहित है। मृतक ईश्वर सिंह पहले मोटरसाइकिल लेके उसके मकान के ऊपर जाता है और वापस घूम के वापस आके कोई आपस में कास नहीं होती है और दोनों के झगड़ा होता है। झगड़े में दोनों की मारपीट होती है और मारपीट में पहले मृतक उसके द्वारा मृतक द्वारा भी उसको डंडे से मार किया जाता है। उसके जो आरोपी है रायगराम, उसके द्वारा भी किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।